स्टूडेंट टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है, अब प्रश्नावली 1.2 है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें, आपको सर्च नहीं करना पड़े ज़्यादा। अब हम सवाल को देख रहे हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, इन सभी की परिभाषाओं को के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखें। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देख देते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये कथन सत्य हो गया क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो हम लिखेंगे सत्य। यह कथन क्या है, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की जो परिभाषा है उसमें हम क्या कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं। आपको आंसर में भी यही लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि कारण भी बताना है। तो सम्मिलित की जाती हैं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें और वह वीडियो भी देख लें, क्योंकि जो ये पहला चैप्टर है ये पूरा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके ऊपर ही आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। अगला कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो पहले हम देखते हैं कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा का मतलब होता है कि हम एक रेखाखंड खींचें और उस रेखाखंड पे हम संख्याओं को लिखें। अगर उस पर केवल प्राकृत संख्या है, मतलब वो संख्या रेखा 1 से शुरू है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या रेखा। 0 से शुरू है तो पूर्ण संख्या रेखा, और जिसमें अगर उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हम दर्शा रहे हैं तो पूर्णांक संख्या रेखा। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है और अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, एक प्राकृत संख्या है तो इसका वर्गमूल संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, 2 प्राकृत संख्या है तो इसको भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ये होता है लगभग 1.412। 3 एक प्राकृत संख्या है तो इसको भी हम दर्शा सकते हैं। ये होता है 1.732। 4 भी एक प्राकृत संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो इस तरीके से सारी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। लेकिन यह सवाल पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब हर एक बिंदु संख्या रेखा पर अगर हम अपरिमेय संख्या को दिखा रहे हैं तो हर एक बिंदु को हम √m के रूप में होता है। मतलब 1.411, जैसे 412 आ रहा है तो 411, क्या ये भी संख्या रेखा पे होगा क्या? तो इसके लिए हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है वो समझ में तो आ गया हमारे, क्योंकि भाई 1.412 और 1.732 के बीच में कई संख्याएं आ रही है। जैसे 1.537 कोई अपरिमेय संख्या आ जाए तो वो भी इन दोनों के बीच में आ रही है, लेकिन उसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा पा रहे, क्योंकि वो किसका अंडर है ये हमें नहीं पता, किस प्राकृत संख्या का अंडर है ये हमें नहीं पता। तो यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। संख्या रेखा पर
सभी वास्तविक संख्याएं तो निरूपित की जा सकती हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं को तो आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो बात कर रहा है वो कर रहा है प्राकृत संख्याओं की। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं में हम देखते हैं जैसे √1, √2, √3। तो हम इनको तो निरूपित कर सकते हैं, √1, √2, √3। ये तो अपरिमेय संख्याएं भी हैं इनमें और परिमेय भी हैं। इनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो अगर यही लाइन ऐसे होती कि √m, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, तब तो बात सही है। लेकिन इसने क्या है, उल्टा लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो आप देखिए कि जबकि √2 व √3 ये दो ही संख्या ले ली हमने, दो प्राकृत संख्या है के मध्य विस्तृत अंतराल है, मतलब बहुत बड़ा अंतराल है, और वो सभी संख्याएं हम √m के रूप में नहीं दिखा सकते। विस्तृत अंतराल है जिन्हें हम √m के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए क्या हो गया हमारा कथन, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, क्योंकि दशमलव की कई संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम नहीं दिखा सकते, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब इसका हम तीसरा कथन भी देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है? यह कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, जबकि यह कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, जबकि हमको ये पता है कि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इसका मतलब यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
संग्रहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है अथवा अपरिमेय। जैसे दो एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कथन है ये एक तरह से असत्य हो गया है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। ठीक है, ये दो जो है वो तो क्या है, परिमेय है। अच्छा, अब इसका प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है इसका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। देखिए, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। एक का वर्गमूल तो होता है 1, 2 का वर्गमूल होता है जो वो है अपरिमेय, 3 का वर्गमूल होता है अपरिमेय, 4 का वर्गमूल होता है हमारा प्लस माइनस का 2। तो इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल तो अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। ये दोनों परिमेय है, तो हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण, √1 का हो गया है प्लस माइनस 1, √2 का √4 का हो गया है हमारा, हमको केवल परिमेय वाले देखने प्लस माइनस 2, √9 का हो गया हमारा प्लस माइनस 3। तो ये सब क्या है, इत्यादि परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमारा सवाल भी हो गया है। तो ये सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लेकर आपकी समझ बनी है या नहीं बनी। तो उस समझ को और अच्छा बनाने के लिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए पहले एक बार आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में सवाल दिया हुआ है √2 को किस तरीके से दर्शाते हैं, √3 को किस तरीके से दर्शाते हैं। तो एक बार √2 का मैं उदाहरण देख लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचूँ, 1 इकाई की लाइन खींचूँ, और यहाँ पर भी 1 इकाई का इसके ऊपर लंब बनाऊँ। ये जो लाइन है उसी लाइन का यहाँ पर लंब बनाऊँ। अब मैं इसको इससे मिलाऊंगा, ये जो बनेगा ये होगा कर्ण। ये क्या होगा, कर्ण। अब चूंकि इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, तो कर्ण की लंबाई क्या आएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये हो गया हमारे पास 2। तो कर्ण स्क्वायर आ गया हमारे पास 2, और कर्ण कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया जो ये 2 जो स्क्वायर का इधर आएगा तो √, तो कर्ण की लंबाई आ गई √2। ये कर्ण कितना है, √2। अब इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रकार रखकर, प्रकार का सुए वाला हिस्सा, और यहाँ पे पेंसिल रखकर इस लंबाई को नाप लूँ और यहाँ से ऐसे इसको काट दूँ। तो ये जो लंबाई हो गई है, ये लंबाई हो गई है √2 की। ठीक है, अब मुझे बनानी है √5। तो पहले मैं सोचता हूँ 5 कैसे बन सकते हैं। 5 बनते हैं 1 और 4, 1 और 4 को जोड़ूँ मैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 और 4, तभी तो इधर जाएगा, तो ये 5 का √ बनेगा। अब 1 और 4 कैसे बन सकते हैं, 1 का मतलब हुआ कि जो आधार है वो तो होना चाहिए 1, ठीक है,
ये तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। मतलब ये तो हो गया मेरा लंब और ये हो गया आधार जो भी है। इसका मतलब मैं क्या करूँ, सबसे पहले 0 बराबर बराबर दूरी पे 2, इस तरह से कर लूँ। अब या तो लंब एक मान लो या आधार एक मान लो। मैं आधार को लंब को 1 मान लेता हूँ, आधार को 2 मान लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा आधार 2। इसके ऊपर मैं लंब बनाऊँ 1 सेंटीमीटर का, 1 इकाई का। यहाँ से नाप लूँ मैं 1 इकाई को और यहाँ पे 1 इकाई का लंब बना दूँ और इसको इससे मिला दूँ अब। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 1 और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 + 4 बराबर 5। ये तो क्या आया कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ गया √5। कर्ण बराबर क्या आ गया √5 आ गया मेरे पास। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए किस तरह से होगा। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे इसको। अब चूंकि हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर वाला हमारे पास स्केल है, तो हम इसके हिसाब से इसको करेंगे। देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा 0 से लेकर आगे तक मैं लाइन खींच लूँगा। ठीक है, अब इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो 1 का है। ओके, थोड़ा और आवाज़ से देख लेते हैं अपन इसको किस तरीके से करना है। और ये जो जहाँ 2 लिखा हुआ है ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये तो हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। तो आधार तो मुझे कितना लेना है 2, आधार तो मुझे 2 लेना है। तो मैं 2 आधार ले लेता हूँ। अब इस 2 के ऊपर क्या करूँ, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाऊँ ताकि ये समकोण त्रिभुज बन जाए। 90 डिग्री के लिए मैं डायरेक्ट इससे बना रहा हूँ। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमें जहाँ तक आवश्यकता हो लगभग हम वहाँ तक का खींच लें। अब इसमें ये जो लंब है, ये जो अब लंब बनने वाला है ये होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर का लंब का ऊपर चाप काट देता हूँ। ये मैं लंब के ऊपर चाप काटता हूँ। ठीक है, ये लमसम ये हमारा 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, पूरा 1 सेंटीमीटर का हो गया। ये मैं यहाँ से चाप काट देता हूँ ऊपर। ये जो लंबाई हो गई वो हुई 1। इस 1 को मैं मिला देता हूँ 0 से, बिल्कुल आराम से। ये मैंने इसको मिला दिया बिल्कुल सावधानी के साथ। ये बिल्कुल बारीक काम, इसलिए कोशिश यही रहेगी कि कम से कम गलती हो। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास 2। ठीक है, आधार तो हो गया 2 और ऊंचाई हो गई, लंब हो गया 1। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ किस तरीके से किया है हमने। मैं सबको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया है O, इसको नाम दे दिया है A, इस बिंदु को नाम दे दिया है B। ठीक है, हमने क्या किया, संख्या रेखा खींचकर OA 2 इकाई ली। पहला काम किया हमने, संख्या रेखा खींची। ठीक है, चाहे तो अपन इसको पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। 3 4 1 2 0। संख्या रेखा खींचकर OA बराबर, ठीक है, इसको नाम मैंने दिया B, तो OB AB है ना। OB बराबर मैंने क्या लिया 2 इकाई ले ली। फिर दूसरा काम क्या किया अपन ने, हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया C। दूसरा काम हमने किया कि OA को, तो अपने लिए तो OB है ना, OB के बिंदु
बी पर ओ सी इंटू ए बी प्लस सी बी बराबर एक इकाई का लंब डाला, एक इकाई का सी बी पर एक इकाई का लंब डाला। ये काम हो गया। फिर हमने क्या किया, बिंदु ओ को सी से मिलाया, बिंदु ओ को सी से मिलाया। अब समकोण त्रिभुज क्या बन गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ओ सी बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये तो हो गया आधार, प्लस लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। आधार कितना था मेरा, आधार है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर। ओ सी बराबर आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1, ओ सी बराबर आ गया है अंडर रूट 5 इकाई। ये आगे मात्रक लिखना ज़रूरी है, मात्रक नहीं हो तो हम इकाई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंडर रूट 5 आ गया। अब हमें तो संख्या रेखा पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमको पता चल गया कि ये अंडर रूट 5 है, ये लंबाई कितनी है, अंडर रूट 5। तो हम इसको नापेंगे यहाँ से, इसे यहाँ बिंदु रखा, इसको धीरे धीरे खोला, यहाँ तक खोला, ये इस बिंदु को टच करें, ये हो गया यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये हो गया अंडर रूट 5। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने हल्का सा और इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है, यहाँ पे काट दिया, ओके। जैसे यहाँ पे काटा तो ये जो नया बिंदु बना है, ये बिंदु हो गया है हमारा, इसको मैं नया नाम देता हूँ बी डैश, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ गया है, इसको मैंने दे दिया है बी डैश नाम। तो इसलिए ओ सी बराबर, या हम ये लिखें पहले, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ सी है ना, ओ सी त्रिज्या का चाप खींचा, जो संख्या रेखा पर कौन से बिंदु पर, बी डैश पर काटता है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी बराबर ओ बी डैश बराबर अंडर रूट 5। तो ये जो हमारे पास आ गया है, ये अंडर रूट 5 आ गया। ये जो ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये अंडर रूट 5 है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे इस बिंदु का नाम बी है, और यहाँ जो इस बिंदु का नाम हो गया, ये हो गया अंडर रूट 5, जो लगभग कितना बराबर आता है हमारे पास, 2.23 लगभग। अंडर रूट 5 का मान यही होता है। तो आप जब स्केल से नापोगे तो ये वाला बिंदु लगभग 2.2 के आसपास आएगा, या 2.3 के आसपास आएगा। तो आता है अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर किया जा सकता है। और इस तरीके से हमारे 1.2 के 3 प्रश्न हो गए हैं। चौथा प्रश्न जो है वो हमारे कक्षा के हिसाब से है, तो उसको करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ना ही वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अब हम रेगुलर वीडियोस डालने वाले हैं, और आपके लगातार पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
जब कोई क्वेश्चन आपका अटके तो आप वीडियो देखकर उसको सॉल्व कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।